ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर कई निसंतान दंपति लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और निसंतानता की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसे रोका जा सकता है और कैसे कदम या किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि इस निसंतानता की जो एक दंश है उससे नव दंपतियों को जो उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल हो सके। इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा गांधी साहिबा, जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस और डीजीओ के अलावा आईवीएफ और फर्टिलिटी विभाग में कंसल्टेंट हैं और पिछले काफ़ी समय से निसंतानता और रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से निसंतानता की जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय अगर आंकड़ों पे हम नज़र डालें तो करीब 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास जो लोग इससे पीड़ित हैं और हर साल 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ इसका इलाज ले पा रहे हैं। क्यों ये लगातार बढ़ती जा रही है? बड़े कारण आपको क्या दिखाई देते हैं इसके पीछे? सबसे पहले थोड़ा सा, क्योंकि आप आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, आईवीएफ को साधारण भाषा में समझाइए कैसे। सर, आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा कि ये क्यों बढ़ती जा रही है जी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पेशेंट जो हैं, जो इनफर्टिलिटी वाले हैं, स्ट्रेस जो लोगों ने अपने लाइफ में पाल रखा है वो सबसे बड़ा कारण है। हालांकि सबको पता है कि स्ट्रेस लेने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला, किसी भी चीज़ के स्ट्रेस लेने से, पर लोग स्ट्रेस लेते हैं अपनी जॉब का, प्रोफेशन का, अपने अर्निंग्स का। तो उसके कारण क्या होता है, उनके जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो आगे प्रेगनेंसी प्लान करने में उनको दिक्कत आती है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है, जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने अपना लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो सारी फास्ट फूड खाने के यूज्ड टू हो गई है। उनकी रात जो होती है वो चालू होती रात को 10 बजे और सुबह 3-4 बजे तक वो जागते हैं, वो उठते हैं दोपहर को 11-12 बजे। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी सारी दिनचर्या चेंज कर ली है। वो दिनचर्या चेंज करने से और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से, बर्गर खाना, कोक पीना और ये फास्ट फूड खाना, इन सब से उनके जो एग्स और स्पर्म्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आईवीएफ पर से बढ़ गए हैं। आईवीएफ नहीं कहेंगे तो इनफर्टिलिटी बढ़ गई है, मैं कहूँगी। लोगों को प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आने लग गई है। पहला तो आपका यही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि आईवीएफ प्रक्रिया क्या है। आईवीएफ पहले ज़माने में बहुत माना जाता था कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बट विद टाइम जैसे जैसे साइंस ने इवॉल्वमेंट की है, आईवीएफ एक सिंपल प्रक्रिया हो गई है जिसमें हम सेकेंड डे ऑफ द पीरियड से फीमेल को कुछ इंजेक्शन हार्मोन्स के लगाते हैं। 8 से 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद बेहोश करके उनके एग्स बाहर निकाल लेते हैं। उस टाइम पे हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं। हम भ्रूण जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। फिर वो जो भ्रूण होता है या 3 दिन का या 5 दिन का हो जाता है, जिसको मशीन में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटर। उसमें रख के उसको 3 या 5 दिन का करके वापस हम उसी फीमेल के गर्भाशय में उसको रख देते हैं और वो आगे विकसित होने लग जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आपने आईवीएफ को बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया कि जो भ्रूण शरीर से बाहर विकसित किए जाने के बाद दोबारा से महिला में इम्प्लांट किया जाता है उसे आईवीएफ कहा जाता है। क्या हर निसंतान दंपति को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम सबसे पहले पेशेंट के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम उनके जनरली सेकेंड डे ऑफ द पीरियड्स पे बुलाते हैं पेशेंट को, उसमें करते हैं। देखो, मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे हमारे पास आए तो वो बेटर होता है। उससे क्या होता है कि हम मेल का एक ही टेस्ट होता है जिसमें स्पर्म एनालिसिस करना होता है हमें, वो हम करते हैं, और फीमेल का हम उस दिन
सेकेंड डे पे एक सोनोग्राफी करके देखते हैं, एक AMH का टेस्ट, एक थायराइड का टेस्ट और एक प्रोलैक्टिन का टेस्ट करके देखते हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं। इन टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम आगे किस तरह का ट्रीटमेंट करें जिसमें पेशेंट का खर्चा भी कम हो और उसको रिजल्ट भी अच्छा मिले। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। उनको हम सिर्फ मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं कि हम अंडा बनने की दवाई दें और वो अच्छा सा एग बने और वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाएं। हम उनको IUI भी कर सकते हैं, जिसको हम कृत्रिमिक गर्भधान बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लैप्रोस्कोपी का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि लैप्रोस्कोपी के बाद आप नेचुरल ट्राई कर लो, तो वो उसमें भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर इन सब से नहीं हो पाते तो ही हम IVF की तरफ मूव करते हैं। बट सम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली IVF के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि किसी ज़्यादा उम्र वाली फीमेल है जिसके एग्स नहीं बन रहे, या किसी के ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और वो हम दूरबीन से नहीं खोल पाएंगे। उन केसेस में यस डायरेक्टली IVF करना पड़ता है, पर मेजॉरिटी केसेस में इट इज़ अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट एन IVF ट्रीटमेंट। जैसे हम गीतांजलि में हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं कि इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट आ रहा है उसका IVF हो रहा है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम। एक तो जो लगातार हमारा फोकस, या मुझे लगता है कि करीब करीब पूरे देश का फोकस इस पे है कि आखिर इसकी रेट क्यों बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी सही डॉक्टर का चुनाव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना जो साधारण गायनेकोलॉजिस्ट होती है उन्हीं से लगातार इलाज लेते रहते हैं? क्या फ़र्क होता है एक साधारण गायनेकोलॉजिस्ट में और फर्टिलिटी एक्सपर्ट में? देखो, सब जो गायनिक करते हैं वो लोग सब इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को देख सकते हैं, बट गायनी करने के बाद इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट वो होता है जिसने 2-3 साल की आगे एक और पढ़ाई की होती है जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी कपल्स के लिए होती है। तो अपना समय ना वेस्ट करते हुए अगर डायरेक्टली पेशेंट फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाता है तो उसको जल्दी रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। तो बड़ी जानकारी, अगर आपको लग रहा है कि आप इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता की समस्या से ग्रसित हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए ताकि जल्दी इलाज शुरू हो सके। जल्दी इलाज शुरू होना क्या ज़्यादा सक्सेस रेट का माना जा सकता है? डेफिनेटली सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही जी। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो संकोच करते हैं, निसंतानता का ट्रीटमेंट लेने में बहुत संकोच करते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक सोशल स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे। इन सब सोच से ऊपर उठ करके जैसे ही शादी को 2-3 साल हो गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उनको तुरंत निसंतानता विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़रूरी नहीं है कि आपको IVF की ही ज़रूरत हो सकता है आप सिंपल ट्रीटमेंट से ही ट्रीटमेंट हो जाए आपका और आपकी प्रेगनेंसी लग जाए आपको। तो इट इज़ बेटर कि जितनी जल्दी आप मिलेंगे उतना सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, उतनी क्वालिटी ऑफ एग अच्छा होगा, उतना क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छा होगा, उतना भ्रूण अच्छा बनेगा। इसलिए सक्सेस रेट यंगर जब होता है, पेशेंट एज ग्रुप होता है, उनमें ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो शादी के कितने साल बाद आदमी को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? 3 साल 5 साल के बाद उसको ये उस पर सोचना चाहिए कि अब हमें इस जो एक परिवार को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी उसे निभाना चाहिए? देखो, अभी पहले ज़माने में क्या होता था कि शादियां जल्दी होती थी। अब लड़कियां भी प्रोफेशनल में अपने ग्रो करना चाहती हैं, वो थोड़ा लेट शादी करती हैं, पर फिर भी 29 से पहले, 30 से पहले उनको एक बारी माँ बन जाना चाहिए। नहीं तो वो जब 30 के बाद बनती हैं तो और तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हम क्या सुजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे आप शादी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी शादी की है साथ के साथ प्रेगनेंसी कर लो, बट ट्राई टू कंसीव अलॉन्ग विद योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशन को भी साथ में चलाओ। हम भी डॉक्टर हैं, हमने भी अपनी फैमिलीज को बढ़ाया आगे। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशन की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर मत कीजिए। प्रोफेशन साथ साथ चलाते चलाते, और अगर आपकी शादी हो गई है, आप 1-2 साल हो गए हैं आपको, और आप प्रेगनेंसी अब प्लान कर रहे हो और उसके बाद आपकी साल के बाद नहीं हो रही है, तो आप तुरंत मिल लीजिए। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी कि अगर महिला 30 साल के आसपास शादी कर रही हैं तो उन्हें 1 से 2 साल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और तुरंत सलाह लेनी चाहिए। आपने बताया कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जल्दी पहुंचेंगे तो ज़्यादा जल्दी अच्छे परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम अगर भारत में बात करें तो हम
अच्छे क्लिनिक और अच्छे आईवीएफ सेंटर को पहचानना भी थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। कैसे ये पहचाना जाए कि हम सही जगह पे पहुँचे हैं, क्योंकि क्लिनिक काफ़ी खुल रहे हैं। तो क्या तरीका हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि वो संतुष्ट हो और सही जगह पहुँचे कि हम इलाज हो रहा है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो यही होता है कि डॉक्टर का अनुभव अच्छा होना चाहिए, जी उनके पास सब तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके जी पास सब तरह की मशीनरी होनी चाहिए अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है, लैब अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास फ़िल्टर्स जो हैपा फ़िल्टर्स वगैरह रहते हैं जो लैब को स्वच्छ रखते हैं, वो अच्छे सब होने चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिक कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जी डॉक्टर का तजुर्बा अच्छा होना चाहिए, उनके पास फुल टाइम एक एम्ब्रोलॉजिस्ट होना चाहिए। जी एम्ब्रोलॉजिस्ट मतलब जो जी भ्रूण बनाते हैं जी जो जी लैब में, जी जी वो होना चाहिए। स्टाफ अच्छा होना चाहिए जो कोऑपरेटिव होए और आपको एक घर जैसा माहौल दे, बिकॉज दिस इज बेसिकली एन इमोशनल ब्रांच। या इट एग्जैक्टली इज़ मतलब आपको इमोशंस के साथ पेशेंट को डील करना पड़ता है। जी तो आपके पास ये सब जहाँ पे ये सब कुछ है वहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। मैम बहुत बढ़िया आपने भी इस चीज़ को भी बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जिस आईवीएफ सेंटर पे आप जा रहे हैं वहाँ किस तरह का माहौल हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो, स्वच्छता हो, वो तमाम इक्विपमेंट्स हो और डॉक्टर के पास अनुभव हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो खास करके। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है, आपने बताया कि भ्रूण बनाने, और कितनी ज़रूरी है? कई बार वो हैं या नहीं ये भी पता नहीं चल पाता, कैसे उसको जांच किया जाए? जनरली जिनके पास जी फुल टाइम एम्ब्रोलॉजिस्ट रहते हैं लैब्स के अंदर, जी तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एम्ब्रोलॉजिस्ट से भी मिलवाते हैं, मिलवाते हैं जी सो दैट उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल आए कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे पूरी टीम है, जी इन हाउस पूरी टीम है। इन हाउस जी मतलब 24/7 ये टीम अवेलेबल है। जी अगर मैडम मेरे को कभी या सर मेरे को कभी नहीं मिले हैं जी तो मेरे को नेक्स्ट किसको अप्लाई करना है, किसको मेरे को फ़ोन करना है। जी हम लोग अपने गीतांजलि में हम अपने सारे पेशेंट्स को 2 या 3 ऑल्टरनेटिव नंबर्स देते हैं। जी बाई चांस मैं नहीं फ़ोन उठा पा रही हूँ तो एम्ब्रोलॉजिस्ट का नंबर है, ओके एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं उठा पाई तो डिपार्टमेंट का नंबर है, ओके डिपार्टमेंट नहीं उठा पा रहा तो स्टाफ नर्स का नंबर है। जी तो हमने सारे के सारे 5 हमारी टीम है, तो वो ओके हम सबको संपर्क मिलवाते हैं, हर जी जी पेशेंट को इन सब से मिलवाया जाता है ताकि उनको लगे कि मेरे को सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, क्योंकि ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर का, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक ही व्यक्ति से अक्सर संपर्क होता है और वही तमाम उनको जवाब देते रहते हैं, समय भी बीतता है और कई बार ऐसे में उसका नुकसान उस मरीज को उठाना पड़ता है। अब सक्सेस रेट की अगर बात करें मैडम, तो क्या लगता है पिछले 10 सालों में इस सक्सेस रेट में इम्प्रूव हुआ है? इस समय जैसा बताया जा रहा है कि 30 से 35% हमारा सक्सेस रेट आ रहा है, क्या इसे और बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है? सर पहले तो बहुत ही कम कम था सक्सेस रेट होता था, जी 1992, 89, 88 इसमें सक्सेस रेट बहुत बहुत कम कम था था। इट जी स्टार्टेड विद 4%, 5%, ओह फिर 10% हुआ, फिर जी 15%, 20% जी हुआ। आज की तारीख में अगर हम बोलें तो सिंपल आईवीएफ जो रहता है उसका रिजल्ट डेफिनेटली 35 to 40% होता है। पर हम जी अगर आईवीएफ इक्सी करते हैं जिसमें एक एग को पकड़ते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो उसका मोर देन 50% भी चला जाता है रिजल्ट। जी एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स मोर देन 50% रिजल्ट दे रहे हैं इस टाइम पे जी आईवीएफ का। जी अगर मैं कहूँ कि आगे इसको और बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ये साइंस है, जी साइंस हमेशा कुछ बहुत ना कुछ नया लाती रहती जी है। और इसमें हम लोगों ने अब एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कैसी है वो देख लिया जी है, जी एग की क्वालिटी कैसी है। जब हम भ्रूण बना रहे हैं तो भ्रूण की हर 5 दिन पे हमने उसको ट्रांसफर करना है, तो जी हर 4-4, 6-6 घंटे में उसकी फोटो आ रही है कि वो कैसे ग्रो हो रहा है। जी सर हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करने लग गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ भी ऐसे आ गई हैं। जैसे पहले जो इंजेक्शन लगते थे वो पेनफुल होते थे, आजकल टोटली पेन फ्री इंजेक्शंस आ गए हैं जी जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, क्योंकि 10 दिन इंजेक्शन लगने होते जी जी हैं। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं पेन नहीं दे, हो तो पेन फ्री इंजेक्शंस आ गए। तो एवरी डे इट इज़ एन इवॉल्विंग ब्रांच। आईवीएफ इज़ अ सक्सेस रेट रिलेटेड है इसमें तो, और इसमें ब्रांच में हमें सक्सेसफुल होना होता है, तो इसमें हर रोज एक एक चेंज आ रहा है। जी तो हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो लोग आईवीएफ सेंटर्स चला रहे हैं, जी वी कीप ऑन चेंजिंग। हम भी पढ़ते रहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स के लिए और सक्सेस रेट बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और एवरी डे चेंज आ रहा है जी सर जी इसमें। जी मैम, वैसे क्योंकि मैं एक एज ए पत्रकार आपसे सवाल पूछना ज़रूरी है कि आईवीएफ की जो साइकिल्स होती है, कई बार 2 या 3 साइकिल से गुजरना पड़ता है और उसकी कॉस्ट जो है वो पेशेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, मुश्किल होती है। क्या इसकी कॉस्ट को कम करने या कम कॉस्ट में अवेलेबल हो सकता है?
कम से कम क्या कॉस्ट आप ऐसे सर डेफिनेटली आईवीएफ क्यों कॉस्टली लगता है, मैं जी, आपको बताती हूँ ये, जी। क्योंकि ये एक प्लान्ड प्रोसीजर है, ये Planned कोई procedure, इमरजेंसी नहीं है, जी, जी। ये लाइफ टेकिंग या लाइफ सेविंग नहीं है। बिल्कुल इसलिए लोगों को जो ये खर्चा करना पड़ता है वो भारी लगता है। अगर जी। यही कोई लाइफ टेकिंग होता है, आता कुछ है। भी होता है, कोई हार्ट अटैक है, कोई जी। कोई एक्सीडेंट है, तो इतना खर्चा करना पेशेंट को मुश्किल नहीं लगता, वो कैसे ना कैसे अरेंज करके करता जी। है। बट इस आईवीएफ में क्या एक प्लान प्रोसीजर, उनको टाइम मिल जाता है सोचने के लिए बहुत। और हम भी बोलते हैं कि आप घर जाइए, सक्सेस आप डिस्कस कीजिए अपने सारी फैमिली के साथ। ठीक है। उसी समय किसी भी पेशेंट को हम नहीं बोलते कि अभी आइए, आप रजिस्टर हो जाओ। जी, जी। हम पूरा उसके प्रोज एंड कॉन्स बता करके उनको बोलते हैं घर जाओ। जी। ये जेनेटिक मटेरियल की बात है, ये आपके फ्यूचर की बात है, तो आप अपना घर जाके डिस्कस करके वापस आइए। जी, जी। जो मोस्टली हम लोगों का यही रहता है कि आप घर जाइए, हमने आपको सब बता दिए, सब ऑप्शंस भी बता दिए। ओके। अगर वो पेशेंट सेटिस्फाइड है, वो डेफिनेटली पेशेंट वापस आने ही वाला है। बिल्कुल। तो वो वापस आते भी हैं, सब जी। ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स वापस आ जाते जी, हैं। जी। उन केसेस में हम लोगों को ये लगता है कि हमें भी लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ जी। बहुत गरीब पेशेंट भी होते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। जी, जी। बट over so many years, I am practicing infertility since last 23 years. ओके, ओके, जी। ओवर सो मेनी ईयर्स मैंने देखा है कि इसकी कॉस्ट धीरे 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 कम होती जा रही है। जी। हार्मोन के इंजेक्शंस की कॉस्ट कम हो गई है। जी। फिर जब जो पहले नीडल्स, जैसे पिकअप नीडल्स रहती थी, एम्ब्रो ट्रांसफर कैथेटर्स रहते थे, ये एक एक कंपनी बनाती थी, वो अपने वैसा लेती थी। जी। अब बहुत सारी कंपनीज बनाने लगी, तो ओवरऑल हम देखें तो धीरे धीरे कॉस्ट कम हो रही है। जी, जी। एंड अब वो इस लेवल पे आ गई है जी। कि एवरीबडी कैन अफोर्ड। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट में भी लगातार कमी हो रही है। तो आपको साथ जिस तरह से ये पता लगाना है कि एक अच्छा आईवीएफ सेंटर हो, ट्राई कीजिए कि कहाँ पर कितनी कीमत आपको उसकी देनी पड़ रही हो सकता है कहीं पर अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वो कम प्रॉफिट के साथ आपको ये सुविधा दे सकते हैं। अब चल ये तो तमाम बातें हुई मैम कि जो हस्बैंड वाइफ में कमियां हैं और उन्हीं की दवाओं से ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बिल्कुल अब पॉसिबल नहीं, ना हस्बैंड में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है और न ही फीमेल में। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या दोनों में बराबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी महिला जिम्मेदार है कई बार पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं और उसी झिझक की वजह से वो आप तक नहीं पहुंचते? कितना परसेंट महिला और कितना परसेंट अगर पुरुष? हम 100 पेशेंट देखते हैं जी। 40 में फीमेल की प्रॉब्लम होती है, ओह, 40 में मेल की प्रॉब्लम होती है, और 20 ऐसे होते हैं जिसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा। पर फिर भी फर्टिलिटी नहीं हो रही है, वो उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी सबसे ज्यादा मुश्किल है ट्रीट करनी, क्योंकि हमें कारण ही नहीं मालूम है। जी। अब ये फीमेल का पता चल गया एग नहीं बन रहा, वी विल मेक सम डिसीजन। उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। मेल में स्पर्म काउंट कम है, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। पर जहाँ कारण ही नहीं पता चल रहा है तो हमें हिट एंड ट्रायल करके चलना पड़ता है, तो उनको ट्रीट करना सबसे मुश्किल है। बट डेफिनेटली जब हम 100 पेशेंट्स देखते हैं तो 40 की ही रेशो होती है, मतलब 50-50 आप मान लो। जी, जी। बट आप सही कह रहे हो, मेल्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। अल्टीमेटली ब्लेम फीमेल के ऊपर डाला जाता है। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट लाइन बोली थी कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आए तो बेटर होता है हमारे लिए। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी जानकारी कि दोनों बराबर से रेस्पॉन्सिबल हैं, बिना झिझक के आप अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दोनों को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, दोनों अपना चेकअप कराइए, और किसी में भी कमी निकलती है तो उसे दोष देने के बजाय स्वीकार कीजिए कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती थी और अब इसे ट्रीट करना है और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ख़त्म करना है और एक अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली के साथ आगे बढ़ना है। झिझक निकालिए और समय से पहुंचिए ताकि आपको इलाज मिल सके। एक उदाहरण मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि महिला पुरुष दोनों में प्रॉब्लम थी और महिला हमारे पास आई थी कि उनके पति पत्नी दोनों को बहुत अच्छी तरह समझाया गया कि डोनर के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको स्पर्म डोनर से डोनर लेना पड़ेगा। उन्हें बाकायदा फॉर्म भरवाया गया, सारी जानकारी दी गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि आप दोनों तक ये सीमित रखिए, अपने परिवार को भी मत बताइए कि प्रॉब्लम आपके साथ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जेंट्स जो थे उन्होंने अपनी माताजी को बता दिया। उसके बाद ये स्थिति आई कि उस बच्ची को घर से निकालने पे लोग आमादा हो गए कि हम इसे रखना नहीं चाहते, ये हमारी संतान नहीं। ऐसी स्थिति में
क्या होना चाहिए, किस तरह से उन्हें आप समझाती हैं ऐसे दंपति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और कहीं ना कहीं ये स्टेज भी कुछ आती है, परसेंटेज ऐसी भी हैं। डेफिनेटली ऐसी आती है चीज़ों को सर। कैसे सोल्व किया जाए? जैसे एक पेशेंट हमारे पास कपल आता है, जी। होता है कि स्पर्म या एग कुछ भी डोनर हमें यूज़ करना पड़ रहा जी, है, जी। तो हमारा फर्स्ट सजेशन कपल को यही होता है कि इस बात को आप अपने तक ही रखिए। जी। इनफैक्ट मैं तो पेशेंट कपल को ये भी बोलती हूँ कि ये बात इवन मेरे आईवीएफ सेंटर में भी बाहर किसी को नहीं पता होगी। बहुत बढ़िया, हाँ, इट विल बी बिटवीन यू बोथ एंड मी, दैट्स ऑल। जी। और आपके परिवार से भी कोई अगर आता है यहाँ पे आईवीएफ सेंटर में और वो हमसे पूछते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं बताते हैं किसी को, जी। बिकॉज इट इज़ कंप्लीट सीक्रेसी। हम सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ को ही बताते हैं, मदर को, फादर को, भाई को, बहन को, किसी को नहीं बताते हैं। बहुत बारी हमें भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आपके पास चल रहा है क्या, तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। आपको अगर आना है तो उनके साथ आइए, उसके अलावा हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जैसे हम सीक्रेटिव रख लेते हैं, अगर आप भी रख लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। बट कुछ पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। जी। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आई हैव सीन, चाहे वो लड़की के हैं या लड़के के हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उनको आप लाइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। आप पर प्राइमरीली आप दोनों का होना वहाँ पे जब काउंसलिंग हो रही है बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ किसी को भी ले आओ, जी। बट आप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते चलते, क्योंकि मैं इससे पहले कि आपसे एक पूरी सलाह या दर्शकों के लिए एक अच्छी राय दें, ये जानना चाहता हूँ मैम कि जो आईवीएफ की इस समय स्थिति है, मतलब 28 से 50 लाख तक हर साल जो है वो पेशेंट्स इसको फेस कर रहे हैं हर साल, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है उससे 2 से 2.5 लाख लोगों को ये इलाज मिल पा रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों में कितना बदलाव देखती है? क्या ये खाई पूरी हो पाएगी? क्या इसका ऑप्शन? डेफिनेटली होगी सर, बिकॉज लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। जी। यंग कपल्स जो हैं वो समझते हैं। मैंने पिछले 22 साल में देख लिया, पहले जो पेशेंट्स का जो एवरेज मतलब एज जो आता था वो 35 to 40 के बीच में ही आते थे। बट अब मैंने देखा कि अब पेशेंट्स 25 से 30 के बीच में भी आते हैं, 30 से 35 के बीच में भी आते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि अब साधारण तरीके से प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, दे ट्राई टू कंसल्ट अस। ये तो क्या शहर का एनवायरनमेंट है, गांव में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गांव में लोग आगे नहीं आ पा रहे। हम लोग टाइम टू टाइम गीतांजलि हॉस्पिटल जो है टाइम टू टाइम कैंप्स लगाते हैं, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखवाते हैं छोटी जगहों पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि आईवीएफ या इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका अपना बच्चा नहीं है। ये डेफिनेटली आपका अपना ही बच्चा है, आपके ही एग्स हैं, आपके ही स्पर्म्स हैं। बस थोड़ा सा उसको टेक्निकली करके कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये बात जिस गाँव में समझ आ जाती है वो पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट भी अब कम हो रही है दिन पर दिन, अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली ये गैप थोड़ा कम होगा अब। बिल्कुल। तो बड़ा जैसा कि शुरू में आपने बताया था कि तनाव इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और हमारी लाइफ स्टाइल लगातार बदल रही है। देर तक सोना, सुबह देर से उठना और फास्ट फूड खाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसका कारण है। आप इसके लिए अपने आप को दोषी मत मानिए, बट एक एटमॉस्फेयर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और इसका इलाज मौजूद है तो इलाज लेना चाहिए। बहुत सारी जानकारी दी मैंने आपने कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है भी बताई। बिना आईवीएफ के भी इलाज संभव हो सकता है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। अब मैं चाहता हूँ चलते चलते हम उन दर्शकों को क्या सलाह आपकी तरफ से आप देना चाहेंगी कि जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अभी भी हिचकिचा रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, या आईवीएफ सेंटर पे या इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट तक पहुँचने में वो समय जो है अपना निकाल रहे हैं, नुकसान पहुँच सकता है, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो क्या करें कि इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें? इनफर्टिलिटी वाले जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके लिए तो एक ही सलाह है कि आप संकोच छोड़ करके अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए। यू विल गेट द रिजल्ट्स, हैव फेथ इन गॉड, यू विल गेट द रिजल्ट। और जो यंग जनरेशन है जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, उनके लिए ये है कि हम प्रिवेंशन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप इनफर्टाइल हों कभी भी लाइफ में। तो आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप थोड़ा सा फास्ट फूड खाना कम कीजिए, फिक्स कर लीजिए डेज
जी जी कि एक दिन खाऊंगी हफ्ते में, बिल्कुल ऐसे फिक्स कर लीजिए। ओके। ऐसा मना नहीं कर रहे हैं आपको, जी। पर थोड़ा सा कम कीजिए। ऑफिस में बैठे बैठे, बैंक में बैठे बैठे दोपहर का लंच नहीं लेकर जाना और बर्गर और कोक मंगवा लेना, वो बंद कर दीजिए। जी। फास्ट फूड बंद कीजिए। जी। घर का दाल रोटी चावल सब्जी कितना भी खाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। छाछ पीजिए, दही खाइए। जी स्ट्रेस कम लीजिए। ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ के आइए, थोड़ा रिलैक्स होइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, खुद के लिए टाइम दीजिए। गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू विल नॉट सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जैसा मैडम ने बताया, समराइज करके थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि सबसे पहले आपको अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हिचक छोड़नी पड़ेगी। समय से आप अगर सही एक्सपर्ट के पास पहुंच जाएंगे तो इसका इलाज संभव है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप खुद पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा तनाव जिम्मेदार है। अगर इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको एक ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम, यानी जिसे हम एक भाषा में कलंक तक कहा जा सकता है, उसे आप पर लगाया जा सकता है, उससे निजात पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मौजूद है। और कई तरह की ऐसी टेक्निकें जब आपको बिना IVF के भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। जैसा मैडम ने बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, फास्ट फूड कम करिए, बैठे बैठे खाना खा के, और ज़्यादा देर अगर आप बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की आदत डालिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर हुई है तो घबराइए मत, बेझिझक डॉक्टर तक पहुँचिए और इसका इलाज संभव है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे, मैम को दोबारा यहाँ बुलाएंगे और आपके उन तमाम सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती समय निकाला। देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।